नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे भारत में जो भी सामाजिक न्याय की अवधारणा है या फिर लैंगिक समानता की दिशा में देश को प्रगति करनी है, उस दिशा में सबसे बड़ी चुनौती अगर है तो वो है महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और बढ़ते अपराध। हमारे देश में, हमारे संविधान में बहुत सारे कानूनी प्रावधानों में अनेक चीज़ें कही गई हैं, चाहे वो अनुच्छेद 14-15 में समानता की बात हो, विधि के समक्ष समानता की बात हो, या फिर हमारा अनुच्छेद 51A जो कहता है कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ कोई भी व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार निषिद्ध किया गया है। बावजूद इसके देश में आए दिन बहुत सारे अपराध हम देखते हैं। इसके इतर अगर कानूनों की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त हम ऐसे कानूनों की देखते हैं जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करती हैं। बावजूद इसके देश में न घर सुरक्षित है, न समाज सुरक्षित है और न ही कार्यस्थल। और एक समय ऐसा आया जब देश में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठी और देश में एक कानून बना जिसे आप और हम जानते हैं, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013। ये कानून क्या है? इस कानून के तहत कार्यस्थल पर किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है? इस कानून की पृष्ठभूमि क्या कहती है? इस कानून की उपयोगिता क्या है और आम जन किस तरह से समझे ताकि कार्यस्थल को गरिमापूर्ण वातावरण के तहत सुनिश्चित किया जा सके, कार्यप्रणाली उसकी सुनिश्चित हो और महिलाओं के साथ गरिमा में व्यवहार हो। इस कानून के बारे में आज बात करेंगे और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर रेणुका पामेचा मैम। डॉक्टर रेणुका पामेचा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रेणुका पामेचा मैम के बारे में हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि रेणुका जी वर्तमान में भारत की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप पूर्व अध्यक्ष हैं। जयपुर में स्थानीय शिकायत समिति की आप अध्यक्ष रही हैं, जो कि पोष अधिनियम के तहत गठित समिति थी। इसके अलावा सबसे अहम जो परिचय है डॉक्टर रेणुका पामेचा मैम का, वो ये है कि इस कानून की प्रणेता हैं आप। राजस्थान की पृष्ठभूमि में इस कानून को बनाने के पीछे एक आंदोलन शुरू हुआ, एक आवाज़ मुखर हुई महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं के सुरक्षित कार्यस्थल की। उस आवाज़ को मुखर करने वाला जो व्यक्तित्व है वो हैं डॉक्टर रेणुका पामेचा मैम। पिछले 50 सालों से आप महिला अधिकारों पर काम कर रही हैं, अनेक कानूनों की आप प्रणेता हैं, मार्गदर्शक हैं और आज कानून की बात में डीडी राजस्थान गौरवान्वित महसूस कर रहा है आपका इंटरव्यू करने के लिए। तो डॉक्टर पामेचा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपकी जर्नी का वो अहम हिस्सा जानना चाहेंगे जिसने इस देश को कानून दिया। राजस्थान की पृष्ठभूमि में एक आंदोलन उठा, आपने याचिका दायर की और 2013 में वो कानून बना। तो इसकी पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे कानून की हम। देखिए, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि कोई भी कानून का उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए। ये तो है नहीं कि कानून की किताबों को बढ़ाना है, तो ये उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। हमें ऐसा लगा कि पुलिस ऑलरेडी है, आईपीसी भी है, सब कुछ है, महिलाओं पर हिंसा होती है तो थाने में जा सकती हैं, लेकिन हमें लगा कि क्या जहां महिला काम करती है क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उस जगह को इतना सुरक्षित बनाएं कि महिलाएं बेधड़क होकर काम कर सके। क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये उसके काम और देश का भी नुकसान है, क्योंकि अगर आधी आबादी काम नहीं कर पाएगी। हुआ ये कि राजस्थान में महिला बाल विकास विभाग की एक साथिन, जिसको ये काम सौंपा गया था कि बाल विवाह रोकने चाहिए, और उसने 1 साल की बच्ची का बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, तो उसमें सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसके बाद वो माने नहीं, तो उसको पुलिस को सूचना देनी पड़ी और परिणाम ये हुआ कि उस समय पुलिस आई और वो रोकने का प्रयास किया। उसका बदला लेने के लिए उसके साथ बलात्कार हुआ और तब हमें लगा कि विभाग की क्या जिम्मेदारी। बलात्कार का मामला, हाँ, सामूहिक बलात्कार हुआ और विभाग ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसकी एफआईआर में देरी हुई, उसके मेडिकल में 52 घंटे की देरी हुई। तब हमें लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है और ये 92 की बात है। और तब हम 3 लोग यहाँ से सुप्रीम कोर्ट गए। हमने ड्राफ्ट तैयार किया, तो 2 लोग दिल्ली से थे, 3 यहाँ से, मैं खुद सिग्नेटरी हूँ उसमें, और ममता जेटली जी और पूर्वा कुशवाहा थी, 2 दिल्ली से थे, जागोरी और काली फॉर विमेन। और वो हिस्टोरिकल फैसला 13 अगस्त 1997 को आया, जिसे विशाखा जजमेंट कहते हैं। और हमें ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि विशाखा जजमेंट 2013 के बाद समाप्त हो गया, वो है और इसलिए कोर्ट का आदेश भी है और पार्लियामेंट का लॉ भी है।
इसलिए ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। 2013 में तो वो कानून इसलिए बना कि 2012 में निर्भया केस के बाद एक दबाव सरकार पर पड़ा और तब 2013 में ये कानून इतने सालों बाद, तो वो कानून भी आज है, वो 23 अप्रैल 2013 में पारित हुआ और 9 दिसंबर 2013 में सारे देश में लागू हुआ। बहुत अहम बातें डॉक्टर पामेचा आप बता रही हैं और दो चीजें इसमें सामने आई हैं कि एक तो राजस्थान की पृष्ठभूमि से एक आवाज मुखर हुई कार्यस्थल पर इस तरह के उत्पीड़न की और वो देश भर में उसको फिर सराहा गया और सुप्रीम कोर्ट तक आप गए और कानून बना। हम अगर भारत के वैश्विक स्तर पर अगर भारत की जिम्मेदारी की बात करें तो सीडो 1978 में तैयार हुआ, 1993 में भारत ने हस्ताक्षर करके अनुसमर्थन भी कर दिया। बावजूद इसके आज भी अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पर भी कार्यस्थल पर हिंसा के मामले अक्सर बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं और ग्लोबल लेवल पर भी उसकी चर्चा होती है। आज के दौर की अगर हम बात करें, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कि 2022 की रिपोर्ट है, जो भारत का क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 है, ये इसमें 2018 से लगातार 2022 तक की रिपोर्ट है, 400 से ज्यादा मामले कार्यस्थल पर यौन हिंसा के देश में दर्ज होते हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज होते हैं जिनमें एफआईआर हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो दर्ज ही नहीं होते। एक डेटा हमारे दर्शकों को बता दें, इसका मतलब ये है इस डेटा के अनुसार कि हर महीने 35 से ज्यादा केस देश भर में दर्ज होते हैं और देश में हिमाचल प्रदेश में 97 मामले दर्ज हुए 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, केरला में 83, महाराष्ट्र में 46 और कर्नाटक में 43। इसका मतलब ये कि ये वो स्टेट्स हैं जो टॉप 5 स्टेट्स में आते हैं और कार्यस्थल पर यौन हिंसा के मामले देश में देखने में आते हैं। अब हम अगर कानून की उपयोगिता की बात करें तो इस कानून को समझना चाहेंगे, कितना व्यापक कानून है और किस तरीके से कार्यस्थल, एग्रीव्ड वुमेन, ये सब कैसे समझे आम नागरिक अगर समझना चाहे। अब इसमें जो मूल बात है वो मैं बताना चाहती हूँ कि ये सिविल लॉ है जी, और इसमें उस कार्यालय में जो व्यक्ति जिम्मेदारी पर है, नियोक्ता जिसे हम कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस वातावरण को वैसा बनाए कि महिलाएं निश्चिंत होकर के काम कर सके। पहली बात तो ये, इसका मतलब ये सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं है। और दूसरी बात जिस पर जिम्मेदारी डाली गई है वो है महिला बाल विकास विभाग और जिले के कलेक्टर्स जी। तो अब उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसका पूरा मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और सारी व्यवस्थाएं करें, ये सब। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो इस कानून के माध्यम से हमको समझना चाहिए कि ये कानून 3 चीजों पर आधारित है। बिल्कुल। पहला, भारत का संविधान जिसमें हमने आर्टिकल 21 और सब चीजों को मेंशन किया, आर्टिकल 14, 19 सब। दूसरा सीडो और तीसरा ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो 1948 में हुआ, उनको आधार लेकर के इस कानून को बनाया गया है। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसको अलग से, ये हमें हक मिले हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी, हम हमारे पर हिंसा हो तो हम कहें थाने जाओ, क्यों? क्या उस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या इसको लेकर के? और इसलिए मैं जो 3 बातें, जो खास बात हमें समझनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल एम्प्लॉयर के द्वारा जाना चाहिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कानून की, एम्प्लॉयर द्वारा ये जाना चाहिए कि मेरे यहाँ 0 टॉलरेंस है, बिल्कुल, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर इसका मतलब जेंडर पॉलिसी हर कार्यालय की होनी चाहिए, चाहे वो एक पन्ने में बने। बिल्कुल। अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए सबको साथ बिठा करके कि भैया ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीटिंग सबके साथ, साल में एक बार सबके साथ और बाकी कमेटी मेंबर्स के साथ जो भी कुछ है। ओपन डिस्कशन, ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये महिलाओं को काम करने के अधिकार से रोकता है। आर्टिकल 19 पर असर पड़ता है, वो देश का नुकसान है। जी बिल्कुल। तो इसको इसी रूप में देखा गया, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमको इस रूप में समझें। तो ये क्यों जरूरत हुई? ये एक व्यक्ति की गलती भी सारे कार्यालय का वातावरण बिगाड़ सकती है। बहुत अहम, एक गरिमापूर्ण वातावरण बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी। और इस कानून में जैसा आपने कहा, हर नियोक्ता की या हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जेंडर पॉलिसी बनाए और इस तरह की जो कार्यशालाएं हैं वो आयोजित करें। अब हम मैम जानना चाहेंगे कि कार्यस्थल की बड़ी व्यापक परिभाषा इस कानून में दी गई है। कार्यस्थल से हम क्या समझें? मैं तीन शब्दों को जो इसमें बहुत अच्छे से परिभाषित हुआ है वो समझना चाहिए। एक सेंटेंस जिसको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये कानून जिस पर आधारित है, किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं होगा। होगा, शैल लिखा है, होना चाहिए नहीं लिखा है, चाहिए में। और इसलिए ये दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस। बिल्कुल। कार्यस्थल
कार्यस्थल में 3 चीजें हैं जी। एक कार्यस्थल जो एक कंपाउंड बाउंड्री में होता है जिसे हम कार्यालय कहते हैं, एक होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और एक होता घर जहां कामगार महिलाएं हमारे यहाँ काम करती, तीनों कवर हो जाए या मेड। यस, तीनों कवर होती है। जी जी। अनऑर्गेनाइज्ड को थोड़ा सा हम समझ, अनऑर्गेनाइज जैसे घर घर जाकर काम देते हैं, बिल्कुल, ठेकेदार के माध्यम से देते हैं, और वो जाकर के 10 से कम जहां कर्मचारी हैं जी, और वो आप घर जाके, जैसे यहाँ साड़ी बनने का काम, साड़ी पे आरी तारी का काम, नगीनों का काम, छोटे छोटे काम, और आप घर जाकर के आपने ठेकेदार के माध्यम से किया और वहाँ आप जाकर के तंग कर रहे हैं, तो उसकी कमेटी अलग है, जांच का तरीका अलग है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमको हर कहीं जा, वो भी उसका कार्यस्थल है। जी जी। तो तीनों को शामिल किया। अच्छा, एक और चीज इसमें कार्यस्थल को लेकर बड़ी कई बार भ्रांतियां भी रहती हैं। क्या जैसे जनगणना में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगती है तो पूरा गांव या पूरी कॉलोनी, क्या वो कार्यस्थल माना जाएगा? जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो वो भी फील्ड में जाते हैं, तो क्या वो उनका कार्यस्थल माना जाएगा? अगर कार्य के आपको ऑफिशियली भेजा है जी, कार्य के दौरान, मैं कहती हूँ मैं किसी कार्यालय में काम करती हूँ और मुझे ऑफिशियली भेजा है कि जाओ तुम दौसा या टोंक जाके जानकारी लेके आओ, और मैं वहाँ जाती हूँ, टैक्सी में मेरे साथ कुछ होता है या वहाँ जाती हूँ कुछ होता है, तो उस कार्यालय की जिम्मेदारी है जिसने मुझे ऑफिशियली भेजा है। तो अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आपने भेजा और उसके साथ कुछ भी होता है, अगर वो एफआईआर लायक है तो एफआईआर दर्ज होगी, और अगर वो कार्यालय में जांच या लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में जाना है तो वहां जांच होगी, क्योंकि उसे ऑफिशियली भेजा है। मैं अपने तरीके से बाहर घूम रही हूं तो मैं पुलिस में जाऊंगी, अपनी शिकायत करूंगी। और एक और चीज इसी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेकर, स्कूल्स को लेकर भी कई बार ऐसा कहा जाता है, क्या स्कूल और कॉलेजेस का जो एरिया है क्या वो कार्यस्थल की श्रेणी में आता है, या फिर जो स्कूल सबसे ज्यादा है? जी, स्कूल और कॉलेजेस में तो कमेटी बननी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ तो विद्यार्थी भी हैं, टीचर्स भी हैं और सब कोई है, और वो कमेटियां अगर नहीं है तो सारे कॉलेजेस में बसेस भी उसकी मॉनिटरिंग में रहेंगी, सब कुछ रहेंगे। बस में आपने बच्चों को भेज रहे हैं और उस बस में ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है। जी जी। मैं बस में बैठी हूँ, मुझे ऑफिशियली जाना और आना है, तो वहां भी वो भी मेरा कार्यस्थल। तो ये एक्ट उस सबको कवर करता है। इसमें एग्रीव्ड वुमन की भी हम डेफिनेशन जानना चाहेंगे। जो भी कर्मचारी जिसे हम कहते हैं, वो दोनों तीनों में हो गए, चाहे वो घर में काम करने वाली महिला हो, कामगार, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, और चाहे वो कार्यालय के दायरा, जैसे आपका दूरदर्शन भी एक कार्यालय है, उस तरीके से। तो उसमें नियमित हो, अस्थायी हो, तदर्थ हो, दैनिक संविदा कर्मी भी उसमें कवर होते हैं। मैं यहाँ आई हूँ, मैं तो उदाहरण दे रही हूँ, मुझे ऑफिशियली बुलाया इसलिए आई हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ बोलने नहीं देते। जी बिल्कुल। और मेरे साथ कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ बदतमीजी से बात कर ले, दिस ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली। और मैं ये कहूँ कि मेरी एफआईआर कराओ तो उनको करानी पड़ेगी। Then employer should be done responsible. Okay. और इसी तरह नियोक्ता की परिभाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए, जो लोग नहीं समझते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा हेड ऑफिस दिल्ली है। नो, जिस कार्यालय में आप काम कर रहे हैं वहां का जो मुखिया है वो नियोक्ता है, बहुत है, जिसको पूछ करके आप छुट्टी लेते हो या गायब होते हो या नहीं आते हो, वो नियोक्ता है। अगर उसकी ब्रांच अलग है तो उस ब्रांच का जो अधिकारी जो सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है वो नियोक्ता है। बहुत अहम। अच्छा, इसमें एक और चीज जानना चाहेंगे, कई बार कहते नहीं है तो गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, और क्या ये 10 कर्मचारी से ज्यादा अगर जहां पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं, क्या उनको एक कमेटी बनानी जरूरी? सबके लिए जी, सबके लिए, इवन द एनजीओ, कंपनीज, फैक्ट्रीज, कोई भी। पर दुर्भाग्य ये होता है कि इनकी मॉनिटरिंग जब तक हम नहीं करते हैं तो जब अगर सड़क सुरक्षा नहीं हो रही है तो हम क्या करें, रेल सुरक्षा नहीं है हम क्या करें, उसी तरह कार्यालय सुरक्षित नहीं है हम क्या करें, तो हर चीज को मॉनिटर करना पड़ता है। जी जी। अब हम आते हैं कमेटीज पर। मैम, इस कानून के तहत 2 तरह की कमेटीज जो हैं वो उसका कंपोजिशन किस में बात की गई? यौन उत्पीड़न तो हमारे समझ में आना चाहिए। कोई ऐसा एक्ट जो मेरी डिग्निटी को कमजोर करता है, वो सब इसमें कवर आता है, और उसकी लंबी लॉन्ड्री लिस्ट है। और ये बात कब उठी? जब मी टू अभियान आया तब उठा कि किस तरीके से लोगों को तंग किया गया, तो हैरेसमेंट किसे कहा जाएगा। हाँ जी, तो वो हैरेसमेंट, और वो हर व्यक्ति, तुम्हें किसी बात से परेशानी हो सकती है, मुझे नहीं हो, बिल्कुल, इसलिए वो व्यक्ति जो शिकायत कर रहा है उसकी परेशानी को देखना पड़ेगा और उसके केस को उस रूप में संभालना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब तुमने जो कि 2 कमेटियों की बात पूछी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम ये कहते हैं कार्यालय में 10 से ज्यादा लोग एक बाउंड्री,
दूरदर्शन की एक बाउंड्री है, बिल्कुल, उसमें मैं घुस गई जी या मैं यूनिवर्सिटी में घुस गई मार्कशीट लेने, जी, मैं तो आई हूँ मार्कशीट लेने और वहाँ मेरे साथ कुछ होता है, तो वो एक बाउंड्री है। 10 से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं, वहाँ कमेटी बनेगी जिसे हम ICC कहते हैं, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, यही नाम है लॉ के हिसाब से, जी। आंतरिक शिकायत समिति, और जिसमें 5 मेंबर मिनिमम होने ही चाहिए, और वो एक मेंबर मुखिया होनी चाहिए जो सबसे वरिष्ठ महिला, और वरिष्ठ महिला उपलब्ध नहीं हो तो उस महिला को आप किसी अन्य विभाग से भी कहीं से भी ले सकते हैं, ओके, पर महिला ही अध्यक्ष होगी, बहुमत महिलाओं का होगा। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक NGO रिप्रेजेंटेटिव जिसको महिला मुद्दों की समझ हो। बिल्कुल, आप किसी भी ऐसे को पकड़ लाएंगे जिसने कभी ना कानून सुना ना बात सुना, कम से कम 5-10 साल का अनुभव हो, उसको रखना बहुत जरूरी है। जी, तो ये 5 ये आप आंतरिक शिकायत समिति की बात कर रहे हैं, जो कोई भी नियोक्ता जहां पर 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें ये बनाना जरूरी है, और उसको नोटिस बोर्ड, 3 काम है उसके जी, नोटिस बोर्ड पर नाम लिखने बड़े बड़े अक्षरों में, और जितनी विंग्स हैं उनमें चिपके होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए, फोन नंबर सहित, बिल्कुल, ताकि लोग ये कह सकें कि अगर, और एक तरफ लिखा जाना चाहिए कि यौन हिंसा क्या है, बिल्कुल, दूसरी तरफ लिखा जाना चाहिए उसमें आपको क्या क्या सजा मिलेगी, और तीसरे पन्ने पे लिखा जाना चाहिए नियोक्ता के दायित्व क्या है। बहुत अहम, बहुत ये चारों बातें नोटिस बोर्ड पर चिपकाना जरूरी है। और अगर नहीं है तो वो वायलेशन है, ये भारत सरकार के नियम बन चुके हैं, और इन नियमों में सब कुछ लिखा है। बिल्कुल, इसको हमने हिंदी में इसीलिए ट्रांसलेट किया कि सब पढ़ सकें। कानून बहुत क्लियर है, छोटा, लेकिन उसको समझ नहीं आता, इसको सरल भाषा में, जी बिल्कुल, ताकि महिलाएं समझ सकें। जी। दूसरी कमेटी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, जो जिला स्थानीय, हाँ, वो इसलिए स्थानीय शिकायत समिति ताकि 10 से कम या घरेलू कामगार महिला, उसमें नोडल अधिकारी जो ब्लॉक के हैं वो भी होते हैं। एक तो महिला इसमें अध्यक्ष होगी जो महिला सामाजिक मुद्दों पर काम कर रही है, ये गैर सरकारी कमेटी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, और उसमें एक व्यक्ति नोडल विभाग से लिया जाएगा, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या जिससे भी, 2 NGO रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनमें से एक आरक्षित वर्ग में से होना चाहिए। केवल एक व्यक्ति सरकारी होता है जो महिला बाल विकास या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का जो प्रोग्राम ऑफिसर है, वो उसमें सारे कार्य को रखने के लिए, और ये कलेक्टर द्वारा बनाई जाती है। 3 साल दोनों कमेटियां, हर जिले में बनाना जरूरी है और बनी है। और 3 साल के लिए हर कमेटी का कार्यकाल है, 3 साल बाद रिपीट हो सकती है, कोई छोड़ के चला जाए तो दूसरा लिया जा सकता है, सबके नियम बने हुए हैं। जी, तो हमारे दर्शक आज ये समझ लें कि इस कानून के तहत 2 तरह की कमेटीज जो हैं उनका बनाना कानून के तहत पूरी तरह से मैंडेटरी है। एक जो ICC की बात कर रही है मैडम, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये हर नियोक्ता की जिम्मेदारी है, जहां पर 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां एक कमेटी बनाई जानी जरूरी है, और जो कमेटी की जो कंपोजिशन है जैसा मैडम ने बताया उसमें वो प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। दूसरी कमेटी जिला स्तर पर बननी जरूरी है, जो कि प्रत्येक जिले में बननी मैंडेटरी है इस कानून के तहत, और उस कमेटी की जानकारी जो है वो भी कार्यालयों में होनी जरूरी है, ताकि अगर किसी को भी कोई जरूरत हो तो वो संपर्क कर सके। एक बात इसमें आती है मैम कॉन्फिडेंशियलिटी की। कई बार कंप्लेन इस डर से भी महिलाएं नहीं करती हैं कि अगर मैंने अपनी जानकारी साझा की किसी भी मेरे नियोक्ता को या साथी कर्मचारी को तो उसकी गोपनीयता भंग हो जाएगी। कार्यालय के जो नियोक्ता है उसकी जिम्मेदारी है कि कमेटी के अध्यक्ष को एक छोटा सा जगह दे जहां वो बैठ सके, एक अलमारी दे जो लॉक एंड की हो, फाइल हो, और ये कागज अलग अलग टेबल पे नहीं घूमता है, सीधा अध्यक्ष के पास आना चाहिए। और अगर कॉन्फिडेंशियलिटी भंग करे तो पहले तो उस मेंबर को हटा दिया जाएगा, दूसरा उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से गोपनीय है। लेकिन उसकी पूरी जानकारी जो आपके पास गवाह हैं या आपके पास शिकायत है, वो दूसरी पार्टी को दिए जाएंगे, जो पार्टी जिसके खिलाफ शिकायत है, और वो अपने जवाब 10 दिन, पूरा टाइम फ्रेम है, 7 दिन के अंदर शिकायत आती है, 3 महीने के समय में उसको थोड़ा वेव आउट किया गया जिसे 90 डेज हम, हाँ, उसको 90 डेज को इसलिए वेव आउट किया कि ये मी टू अभियान के समय ये बात उठी कि इतनी देर कैसे लग गई, महिलाएं 10 साल बाद बोल रही हैं, तो लगा कि इस कानून में कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो इसको लागू नहीं किया सही माने में, तो उसको वेव आउट थोड़ा सा किया है कि अगर कमेटी ये सोचे कि भाई किसी कारण से महिला नहीं कह पाई तो उसको समय को वेव किया जा सकता है, और वो 3 महीने का समय, और उसके बाद उसमें जांच करके 2 महीने में जांच करके और वो नियोक्ता को देना है।
जी, ये कमेटी जांच करती है। दो चीजें समझना चाहेंगे। एक तो ये कि कोई घटना हुई कार्यस्थल पर और उस घटना को कितने दिन में कंप्लेन कर देना है, और दूसरा पूरा प्रोसेस जो है उसका टाइम पीरियड क्या है। दोनों चीजें समझना अलग अलग। देखिए, एक तो विद इन 3 मंथ्स आ जानी चाहिए, जिसमें थोड़ा वेव आउट कमेटी कर सकती है जी। दूसरा, 7 दिन के अंदर दूसरी पार्टी को वो चिट्ठी पहुंच जानी चाहिए जी, ये टाइम पीरियड है उसमें। फिर 10 दिन के अंदर दूसरे व्यक्ति को जवाब देने का समय जी। तो 7 दिन 10 दिन। फिर उसके बाद विद इन 2 मंथ्स कमेटी को जांच पूरी करनी है। उसके बाद 2 महीने का समय नियोक्ता के पास है, 60 डेज एक्शन लेने के लिए। और उसमें उसके बाद जैसे ही जांच पूरी हो उसकी नियोक्ता की, 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट कर देनी है जी। तो ये पूरा टाइम फ्रेम रूल्स में बना हुआ है और उसको वेव आउट और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ किया जाए। इसमें दो चीजें जानना चाहेंगे। एक तो कंप्लेन, जैसे मेरे साथ कोई घटना हुई है, किसी व्यक्ति के साथ, महिला के साथ हुआ और उसने कंप्लेन की, क्या इसमें गोपनीय तरीके से भी, जैसे अपना नाम या अपनी पहचान जो है वो छिपाकर भी क्या कंप्लेन की जा सकती है? नहीं, वो नहीं हो सकती जी। वो तो आपको पूरी बात, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आपको पूरी बात मालूम होनी चाहिए दूसरे पक्ष को, अगर आप बता रहे हैं। लेकिन बाकी आप और जगह डिंडोरा नहीं पीटेंगे कि आप सब बैठे हैं, अरे अरे उसने तो शिकायत की थी, ऐसे की थी, चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए, वो तो वैसी है, मैं कैसी भी हूं, बिल्कुल मेरे साथ किसी को हिंसा करने का हक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने एक बार न्यायाधीशों पर अध्ययन किया और तब मैंने ये पूछा था कि जज साहब, अगर एक वैश्या के साथ बलात्कार हो और एक आम औरत के साथ, तो किस पे विश्वास करेंगे? तो उन्होंने कहा आम औरत पे। तो मैंने कहा बलात्कार बलात्कार है, बहुत है। मेरे पति को भी हक नहीं है कि मेरे साथ यौन हिंसा करे। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि यौन हिंसा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में कॉन्फिडेंशियली देखने की जरूरत है। इसमें मैम दो चीजें पूछना चाहेंगे हम। एक तो एक्शन क्या होगा, मान लीजिए किस तरह का रिलीफ एक तो महिला ले सकती है, और दूसरा जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत क्लियर है कि सर्विस रूल्स में डल जाना चाहिए जी। मेरे पास 2001 से लेकर 2010, 2013, 2016 सबकी सरकार के निकले हुए आदेश हैं। 2001 में सबसे पहले डल गए थे कि सर्विस रूल्स में कि वो यौन उत्पीड़न की अगर हुई तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मुद्दा है। बिल्कुल। जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में शिकायत जाएगी उसमें तो तुरंत एफआईआर होगी, कैसी भी स्थिति। मतलब जिला स्तर पर जो भी कमेटी बनी हुई है, अगर आप उसमें अपनी शिकायत देते हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन जो LIC जो ICC में आती है, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में, उसमें सिविल कोर्ट के तरीके से पूरी जांच होगी। वो क्योंकि वो विभागीय कमेटी है, वो पूरी विभागीय। उसमें आपके उसको बयान लेना, उसके कॉन्फिडेंशियली उसके शपथ पत्र लेना, उसके सारी रजिस्टर में मेंटेन करना, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन क्या हो सकता है जो अक्यूज्ड है उस पर? उसका इंक्रीमेंट रोक सकते हैं जी, उसका तबादला कर सकते हैं, उसको वार्निंग दे सकते हैं, उसको चेतावनी या उसको आपसी समझाइश से जो भी मीडिएशन के थ्रू वो लिखित में कह दे कि मैंने ये गलती की और अब नहीं करूंगा, जैसे एक अस्पताल की केस में हमने ऐसा किया था। इसके अलावा उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों को ये अधिकार है कि अगर वो इन चीजों से असहमत हैं तो वो ट्रिब्यूनल में या संबंधित कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं। ये बहुत अपील का अधिकार किसी को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है कि मिलिशियस अगर शिकायत हो गई तो उसमें क्या प्रोविजंस होंगे? देखिए, इसमें बाकायदा वही जांच प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। किसी के कह देने से झूठा नहीं माना जाएगा, पूरी प्रक्रिया दोहराई जाएगी। और अगर किसी ने झूठी शिकायत की है, बदला लेने के लिए की है, तो उस पूरी प्रक्रिया को लिखा जाएगा। बिल्कुल। और लिखने के साथ ही अगर ये सिद्ध होता है कि वो आधार सही है तो उस पर वही एक्शन होगा जो जिसने गलती की है उस पर होता है। बिल्कुल मैम, कानून के प्रोविजंस बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की हैं। MSSK की आप कन्वीनर भी हैं यहाँ पर स्टेट में। एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी प्रोग्राम का समय भी हमारा समाप्त हो रहा है, किस तरीके से जो कार्यस्थल है वो सुरक्षित बने, आम मैसेज आपका क्या रहेगा ताकि सभी लोग जो देश के सुन रहे हैं? इसके लिए नियोक्ता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ। और नियोक्ता के दायित्वों को अगर हम समझ लें, जो मैं केवल अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं बता सकती हूँ, और वो नोटिस बोर्ड पर लगे रहने चाहिए। ऐसा वातावरण निर्माण जिससे घटना न हो, पहली ये मैसेज जाना चाहिए। तो एक बार सबको बिठा के साल में 2 बार
कि भैया मेरे यहाँ न तो कोई गाली महिला ना के भाषा अंगों को का लेके, व्यवहार। न कोई अमर्यादित भाषा, इसका प्रयोग नहीं होगा, सभ्य तरीके से व्यवहार होगा। बिल्कुल। सुरक्षा का वातावरण, जिसमें मैं कहती हूँ महिलाओं के लिए बाथरूम होने चाहिए, अलग से होने चाहिए, कुंडी ऐसे लगा देते हैं कि वो महिला का हाथ ही नहीं पहुंचे, ये सब सुरक्षा का वातावरण जिसे हम कहते हैं। स्वस्थ वातावरण जिसे हम कहते हैं ना, कि उसका सजा के प्रावधान नोटिस बोर्ड पर, कि अगर तुमने ये सब एक भी बार किसी ने आके भी कहा तो तुम्हारे ऊपर एक्शन बहुत अहम, बहुत अहम। कमेटी का गठन बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। कमेटी का नाम नोटिस बोर्ड पर फोन सहित और अलग अलग जगह कार्यालय में होना चाहिए। अलग, मान लीजिए 4 विंग है आपकी, बिल्कुल। वो कहेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, ये फलाना विंग है, या तो आप बिल्कुल गेट में घुसते ही जहां से सब लोग घुसते हैं वहां लगा हुआ होना चाहिए। कमेटी सदस्यों का ओरिएंटेशन, उनको ही नहीं मालूम है कि ये लॉ क्या है, ये बहुत अहम। और ये होना, और बिना कोई केस आए भी हर 3 महीने में एक मीटिंग ये होना जरूरी है। बिल्कुल। और सबके साथ बैठ के साल में 2 बार तो मीटिंग होना ही चाहिए कि ये होगा जो भी सब कुछ है। कमेटी, इसके अलावा कमेटी की को सुविधा, मैंने कहा एक कमरा, एक अलमारी। मैं ऐसे थोड़ी कि चौपाल में बैठ के महिला से पूछूंगी क्या हुआ था तेरे मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी अगर मेंटेन करनी है तो सेफ, तो जगह देनी पड़ेगी। फिर अगर महिला आईपीसी में या बीएनएसएस में या बीएनएस में धारा में दर्ज कराना चाहे तो करा सकते, नियोक्ता की जिम्मेदारी। बिल्कुल। कि तो उसे उसमें सपोर्ट करना। मान लीजिए किसी और जगह घटना घटी, तो अब तो 0 FIR का भी तरीका है, बिल्कुल, तो वो करके दर्ज करना चाहिए जहां घटी। विभाग की जेंडर पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे एक पन्ने में ही हो, ये बहुत कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। 0 टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। यौन हिंसा को सेवा नियमों में डालना चाहिए, समय पे रिपोर्ट भेजना चाहिए। अगर ये सब नहीं करे तो 50,000 रुपए जुर्माना नियोक्ता पर है, दोबारा गलती करे तो डबल जुर्माना। बहुत ही बड़ी जानकारी जो इस कानून से जुड़ी हुई है, जो हर नियोक्ता को, हर विभाग को जाननी और समझनी जरूरी है, वो आपने दी। एक ऑनलाइन पोर्टल है जो महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 24 जुलाई 2017 को। उस पोर्टल की जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। शी बॉक्स ये ऑनलाइन पोर्टल है। सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए किसी भी कंप्लेन को अगर आपको करना है तो इस पोर्टल पर आप जा सकते हैं। और इस पोर्टल का जो वेबसाइट है वो बता देते हैं आपको, www.shebox.wcd.gov.in। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे कि बहुत सारे विभाग इस पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें देश में 27,973 गवर्नमेंट ऑफिसेज की जो ICC हैं वो इस पर रजिस्टर्ड हैं। 9,030 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं, उनकी ICs इस पर रजिस्टर्ड हैं। 27,115 प्राइवेट ऑफिसेज इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और 776 LC जो है, लोकल कंप्लेन कमेटीज जो हैं, वो इस पर रजिस्टर्ड हैं। अभी बहुत सारा काम इस पर होना बाकी है। मैम, समय कम है, लेकिन इस कानून की जो मुख्य जानकारियां हो सकती थी वो आपने आज शेयर की हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम इस कानून को जानना और समझना हर पढ़े लिखे व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये कि हर नियोक्ता ये समझ ले कि इस कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी है और सजा के प्रावधान भी हो सकते हैं अगर कोई गंभीर अपराध की स्थिति बनती है। तो कानून की बात के माध्यम से यही कहेंगे, कानूनों के जानकार बनिए और दूसरों की मदद भी करिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।